रिसोर्स अलोकेशन, जॉब अलोकेशन एंड एस्टिमेशन। थ्योरेटिकल पार्ट को बाजू रखो, ठीक है, जो लिख के लिया है उसको थोड़ा सा साइड में रख देना, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं कि सिंपली जो जॉब अलोकेशन या तो रिसोर्स अलोकेशन या तो एस्टिमेशन किस चीज का रहेगा वो हम लोग देखेंगे अभी। थ्योरेटिकल पार्ट्स मतलब है सिर्फ सेंटेंसेस रहते हैं, इसमें सारी चीजें जैसे है वैसे ही फॉलो करनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीजें कैसे फॉलो करनी है। तो यहाँ पे है फर्स्ट रिसोर्स अलोकेशन। पहले क्या होंगे, रिसोर्स अलोकेट हो जाएंगे। सिंपल थिंग है, फ्लो के हिसाब से चलो, ठीक है। वहां पे फ्लो अलग दिया होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने फ्लो के हिसाब से चलना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे। रिसोर्सेस इज नथिंग बट मैन पावर, ठीक है, या तो उसका दूसरा नाम आप लोग बोल सकते हो एम्प्लॉइज। तो हमारे टीम में कौन कौन लोग रहते हैं, एक ओवरऑल टीम में टेस्टिंग टीम, डेवलपमेंट टीम, डेवलपर्स, हाँ डेवलपर्स, टेस्टर्स, टेस्टर्स, टीम लीडर, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, मैनेजर। Scrum Master is nothing but manager, right? Yes. yes, Okay. And PO, ठीक है। तो अभी इतने सारे सिंपल थिंग है, ये तो पहले से ही रहने वाले, ये ऑलरेडी डिसाइडेड रहते हैं। स्क्रम मास्टर, ये तो प्रोडक्ट ओनर भी ऑलरेडी रहेगा, लीडर भी मोस्टली ऑलरेडी सेट रहता है सारी चीजें। चेंज क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ये पार्ट, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय न्यू कंपनी ज्वाइन करते हैं, कुछ कंपनी छोड़ देते हैं, या तो किसी की टीम चेंज हो जाती है, किसी का प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है, ये सारी चीजें होती रहती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी हमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनलिटी के ऊपर काम करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है पहले रिसोर्सेस अलोकेट कर। तो नोट्स में देखो क्या है, रिसोर्स अलोकेशन, ये वाला पार्ट। रिसोर्सेस आर नथिंग बट द पीपल, जॉब एलोकेशन, टेस्टर्स आर गेट सिलेक्टेड, ठीक है, ये छोड़ दो, ये सेंटेंस का आपको मीनिंग ही नहीं लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बता देता हूँ। पहले जब कोई भी एक फंक्शनलिटी हमें डेवलप करनी, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना, तब पहले टीम क्रिएट की जाती, क्या करना जाता है, टीम क्रिएट की जाती, तभी उसके बाद आगे का काम चलेगा। तो सिंपली कुछ डेवलपर्स सिलेक्ट किए जाएंगे, देन कुछ टेस्टर सिलेक्ट किए जाएंगे। तो रेशियो क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रेशियो वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल है, 3:1 रेशियो हो सकता है, 3:2 रेशियो हो सकता है, 3:3 रेशियो हो सकता है, ऐसा रहता है रेशियो डेवलपर्स एंड टेस्टर्स का। तो अभी सिंपल थिंग है, 3:1 मीन्स वहां पे 3 डेवलपर 1 टेस्टर रहेगा, यहाँ पे सेम 3 डेवलपर 2 टेस्टर्स, एंड यहाँ पे 3 डेवलपर 3 टेस्टर्स। ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की सीरियसनेस के ऊपर, मतलब प्रोजेक्ट कितना क्रिटिकल है, कितना सीरियस है, मतलब इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी कितनी हाई है, टेस्टिंग कितनी मैंडेटरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डीप टेस्टिंग की जरूरत है, हर एक चीज प्रॉपरली देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये रेशियो सिलेक्ट किया जा सकता है, जितने डेवलपर उतने टेस्टर्स, ये सारी चीजें वेरी होती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसोर्स अलोकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही रहता है कि टीम सिलेक्शन, टीम फॉर्मेशन, टीम फॉर्म करना, मतलब डेवलपर कितने लगते हैं उतने ले लो हमारे टीम में, टेस्टर्स कितने चाहिए उतने हमारे टीम में ले लो, दैट्स इट। इतना ही काम रहता है रिसोर्स अलोकेशन में। तो रिसोर्स अलोकेशन में यहाँ पे 2-4 सेंटेंसेस दिए हैं, ये इसको ऊपर नोट करो, इसको सिर्फ एक लाइन ये कंसिडर कर सकते हो, रिसोर्सेज आर नथिंग बट द पीपल और मैन पावर, दैट्स इट, एम्प्लॉइज। देन सिंपल थिंग है, जब रिसोर्सेस आप लोगों के फाइनलाइज हो जाते हैं, नोट्स में थोड़ा सा उल्टा है देखो, जब रिसोर्सेस फाइनलाइज हो जाएंगे तब आप उनको जॉब अलोकेट कर सकते हो। सिंपल थिंग है, जब रिसोर्सेस फाइनल हो जाएंगे तब आपको वो जॉब अलोकेट करना आ सकता है। आप पहले ही कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पहले जॉब ये पर्सन ये करेगा, वो पर्सन ये करेगा, लेकिन हमारे पास अभी पर्सन ही नहीं है तो काम कैसे अलोकेट करेंगे उसको। तो सबसे पहली स्टेज रहेगी रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस पहले अलोकेट हो जाएंगे एंड देन
जॉब एलोकेट हो जाएंगे। मतलब अभी कुछ टेस्टर सपोज कंसिडर कर लो 5 डेवलपर फाइनल हो गए, 3 टेस्टर फाइनल हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें फाइनल हो गए, तो उसके बाद उनको अलोकेट किए जाएंगे जॉब्स, मतलब यूजर स्टोरीज। जब हमारी टीम रेडी हो जाएगी तब हमारा स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग रहता है। पहले तो ग्रूमिंग रहेगा, देन उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या होता है बताइए? resource allocation, job allocation, Job and estimate. allocation, estimation. सेम थिंग है, रिसोर्स अलोकेशन, जॉब अलोकेशन एंड एस्टिमेशन। पहले रिसोर्सेस अलोकेट करो, देन उसके बाद उनको जॉब अलोकेट करो एंड उस स्पेसिफिक जॉब का एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन यहाँ पे किस चीज का रहेगा? Time to complete the project duration as a starting and end duration of the project. ये वाला थेरोटिकल पार्ट छोड़ दो, ये अलग बात है। प्रोजेक्ट में ही हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग काम किस चीज के ऊपर करते हैं? User stories. प्रोजेक्ट को मॉड्यूल User stories. फंक्शनलिटी के ऊपर, यूजर स्टोरी के ऊपर, इसके ऊपर हमारा काम चलता है। तो इसके हिसाब से ही हमें सारी चीजें सोचनी है कि मुझे यूजर स्टोरी के ऊपर काम करना है ना, तो मैं एस्टिमेशन भी इस यूजर स्टोरी का ही दे दूंगा, बाकी किसी का भी। मेरा काम जिसके ऊपर है उसका एस्टिमेशन मैं दे सकता हूँ, मैं दूसरे काम का एस्टिमेशन दे सकता हूँ क्या? आप डेली में कितना घंटा कर सकते हो, इसका एस्टिमेशन मैं बता सकता हूँ क्या? No. नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो काम आप करोगे ना, तो एस्टिमेशन भी आप ही दोगे। एक लाइक उसके हिसाब से एक आपको टाइम बताना है कि हाँ, इसको मुझे कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, लाइक दैट। तो वैसे ही आप लोगों को वो एस्टिमेशन प्रोवाइड करना है। तो पहले रिसोर्सेज फाइनलाइज हो जाएंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगी रिसोर्स एलोकेशन। सेकंड स्टेप हो जाएगी जॉब एलोकेशन। जॉब एलोकेशन इज नथिंग बट जो कुछ यूजर स्टोरीज है वो असाइन करना। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये भी चेंज होता है, कहीं पे आपको स्क्रम मास्टर अलोकेट करेगा यूजर स्टोरीज, तो कहीं पे हम लोग अपने अपने तरीके से खुद पिकअप कर सकते हैं। तो ये रहेगा जॉब एलोकेशन। एंड जैसे ही जॉब एलोकेशन हो जाएगा, थर्ड स्टेप रहेगा आप लोगों का एस्टिमेशन। यू हैव टू गिव द एस्टिमेटेड टाइम फॉर द स्पेसिफिक यूजर स्टोरी और दैट स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी, नथिंग एल्स। तो ये हो जाता है आप लोगों का सेकंड स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। कौन सा है? टेस्ट प्लान। तो उस टेस्ट प्लान में आप लोगों को ये 3 चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है, रिसोर्स एलोकेशन, जॉब एलोकेशन एंड एस्टिमेशन। एक एक लाइन में बता दिया तो भी सफिशिएंट है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है? ओके, सो 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गए। अभी नेक्स्ट स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है हमारे लिए। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कुछ अलग अलग चीजें बता देता है, लेकिन थ्योरेटिकल को छोड़ दो, अपने अपने ओन तरीके से उसको सोचो कि एग्जैक्टली हमारा काम कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता है टेस्ट केस सिनेरियो एंड टेस्ट केस डिजाइन। ये कंबाइंड पार्ट आएगा। क्यों कंबाइन आता है? ठीक है, तो स्पेसिफिक सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस। तो सबसे पहले टेस्ट केस सिनेरियो, इसके सामने आप लोगों ने क्या लिखा है? पॉसिबल रूट एंड डायरेक्शन टू टेस्ट। ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसको और एक तरीके से मैं सिंपल करके देता हूँ। सो टेस्ट केस सिनेरियो इज नथिंग बट, आप लिख के ले लो, nothing but what to test. टेस्ट के सिनेरियो इज नथिंग बट व्हाट टू टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, टेस्ट केस डिजाइन is nothing but how to test. यहीं पे आप लोगों को उसके ऊपर क्लैरिटी आएगी। व्हाट टू टेस्ट मतलब क्या है? सिंपली मुझे क्या टेस्ट करना है, वो हो जाता है सिनेरियो। अगर मैंने बोल दिया आप लोगों को यू हैव टू टेस्ट द फंक्शनलिटी ऑफ द पेन, क्या चेक करना है आप लोगों को? टेस्ट क्या करना है? पेन। तो आपके लिए सिनेरियो क्या हो जाएगा?
पेन चलता है कि नहीं, कौन से कलर का है। ये पेन सिनारियो व्हाट टू टेस्ट, मैंने क्या बोला है आप लोगों को, आपको पेन की टेस्टिंग करनी है। तो आपके लिए सिनारियो क्या है, पेन। 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 अच्छी तरह से समझ लो, कोई भी फंक्शनलिटी अगर आपको टेस्ट करने दी जाती है तो वो फंक्शनलिटी इज नथिंग बट सिनारियो, दैट्स इट। मैं अगर आपको बोल देता हूँ कि आपको स्पेसिफिक टेबल के टेस्ट केसेस लिखने हैं, तो आपके लिए सिनारियो क्या हो जाता है, टेबल। टेबल। सिंपल टेबल। थिंग है। अगर आपको मैं बोल देता हूँ कि आपको लॉगिन पेज को टेस्ट करना है, तो सिनारियो क्या हो जाएगा आप लोग का, पहला वाला सिनारियो लॉगिन पेज। अगर उस लॉगिन पेज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो आपके सिनारियो अलग अलग हो जाएंगे। अगर मैं बोल देता हूँ आप लोग को यूजर नेम एंड पासवर्ड टेस्ट करना है, तो आपके लिए सिनारियो दो क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे। एक यूजर नेम सिनारियो रहेगा आपका और एक दूसरा सिनारियो रहेगा, वो रहेगा पासवर्ड। ऐसे सिनारियो रहते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपको टेस्ट क्या करना है, वो हो जाता है आप लोगों का सिनारियो। तो टेस्ट केस सिनारियो एंड टेस्ट केसेस में डिफरेंस है, इतना याद रखना कि सिनारियो इज नथिंग बट व्हाट टू टेस्ट एंड टेस्ट केस डिजाइन इज नथिंग बट हाउ टू टेस्ट। हाउ टू टेस्ट मतलब उसको कैसे टेस्ट करोगे। तो पेन को कैसे टेस्ट करना है, सिंपली आप वो इजी टू हैंडल होना चाहिए, इजी टू राइट होना चाहिए, उसका कलर चेक करोगे, उसका साइज शेड कंपनी चेक करोगे, उसकी इंक चेक करोगे, बहुत सारी चीजें आप लोग चेक कर सकते हो उस पे। तो वो हो जाता है हाउ टू टेस्ट। कोई भी चीज, कोई भी फंक्शनलिटी, कोई भी लाइक जो कोई आपका पार्ट रहेगा, एक कोई नॉर्मल हार्डवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर रहेगा, फंक्शनलिटी रहेगी, उसको टेस्ट कैसे करो अलग अलग तरीके से, तो वो हो जाता है हाउ टू टेस्ट। तो हम लोग वो थ्योरेटिकली लिखते हैं, उसको बोला जाता है टेस्ट केसेस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिंपली सिनारियो इज नथिंग बट व्हाट टू टेस्ट। तो सिनारियो आपका एक हो सकता है एंड टेस्ट केसेस इज नथिंग बट हाउ टू टेस्ट, तो उसके अलग अलग टेस्ट केसेस हो सकते हैं। सो आपको क्या बताना है, वन सिनारियो कंसिस्ट मल्टीपल टेस्ट केसेस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक सिनारियो उसके अंदर उसके मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, होते ही है नॉर्मली देखा जाए तो। कि सिनारियो आपका एक रहेगा, आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको मैं पेन टेस्ट करने के लिए बोल देता हूँ, पेन के भी 15-20 टेस्ट केसेस आ सकते हैं। आपको मैं कोई चेयर टेस्ट करने के लिए बोल देता हूँ, तो चेयर के भी 15-20 टेस्ट केसेस आ सकते हैं। जितने हो सके उतने ज्यादा टेस्ट केसेस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। टेबल हो या तो कोई स्पेसिफिक फैन हो, बहुत सारी चीजें रहेगी। आपका मोबाइल है, मोबाइल की तो टेस्ट केसेस निकालने जाते हो तो थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट केसेस आएंगे, क्योंकि ये मोबाइल एक सिर्फ डिवाइस है लेकिन उसके अंदर कितनी सारी फंक्शनलिटी है। तो हर एक फंक्शनलिटी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस सिनेरियो क्रिएट करके उसके टेस्ट केसेस ऐसे करते बैठोगे तो महीना चला जाएगा तो भी हमारे टेस्ट केसेस कंप्लीट नहीं हो सकते, इतनी सारी फंक्शनलिटी है उसके अंदर। तो हमारे लिए ऐसे ही सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें असाइन किया जाता है एक यूजर स्टोरी। उस यूजर स्टोरी में एक सिनेरियो हो सकता है या तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है यूजर स्टोरी के ऊपर। तो अगर उसमें एक सिनेरियो है तो उस सिनेरियो के लेके एज पर द रिक्वायरमेंट हमें आगे जाके सिर्फ टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो हमारा काम रहता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उस सिनारियो को समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आर्किटेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, ये जो डायग्राम हम लोगों ने निकाली, काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक। तो सिनारियो हमें हर टाइम पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्री डिफाइंड सिनारियो रहता है यूजर स्टोरी में कि हमें एग्जैक्टली टेस्ट क्या करना है। तो वो आपके लिए हो जाता है सिनारियो एंड उसके बेसिस के ऊपर, उस रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर टेस्ट केसेस डिजाइन कर लेते हो। दैट्स इट। तो इतना सा ही सिंपल सा पार्ट है आप लोगों का टेस्ट के सिनेरियो एंड टेस्ट के डिजाइन। तो यहाँ पे थ्योरी थोड़ी ज्यादा मिली है आप लोगों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बताना है पहले बता देता हूँ। सबसे पहली लाइन आप लोग ये वाली बताओगे, टेस्ट के सिनेरियो एंड टेस्ट के डिजाइन कंबाइन एक्सप्लेन करना है। सो द थर्ड एंड फोर्थ पेज इज लाइक टेस्ट के सिनेरियो एंड टेस्ट के डिजाइन। सो सिनेरियो इज नथिंग बट, और टेस्ट के सिनेरियो इज नथिंग बट व्हाट टू टेस्ट, and test case design is nothing but how to take that specific
scenario or that specific functionality. So one scenario can consist of multiple test cases. इतने 3 लाइन बता दिए आप लोगों को तो भी सफिशिएंट है। इतना ही आप लोगों को बताना है, क्योंकि थेरोटिकल बहुत अगर सारी चीजें रीड करने आते हो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए ये नोट्स में बहुत सारी चीजें लिखी है, डिटेल में कुछ चीजें है, कुछ लोगों के सेंटेंसेस अलग अलग है। ये जो नोट्स है वो भी किसी मतलब स्पेसिफिक फैकल्टी की ने नहीं बनाए, ये भी एक स्टूडेंट के ही नोट्स रहते हैं। ये 4 साल पुराने नोट्स है, 4 नहीं 5 साल पुराने, सॉरी। तो इसमें बहुत सारी चीजें मॉडिफाई हो चुकी है। आप लोगों को ग्रुप के ऊपर दोनों भी नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए, तो ये जो नोट्स है इसमें आप चेंजेस कर सकते हो ऑन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, लेकिन प्रोसेस को चेंज नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने अपने तरीके से चेंजेस कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस में चेंज नहीं होगा। तो आप लोगों को 3 सेंटेंसेस तो पहले हो गए, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला एंड ये थर्ड। 3 सेंटेंसेस तो हो गए। एंड फोर्थ वन आप बता सकते हो, व्हाइल राइटिंग द टेस्ट केसेस tester will focus on positive and negative test cases. सिंपल थिंग, क्या करता है टेस्टर, कहाँ पे फोकस करता है? पॉजिटिव तो हम लोग नॉर्मली टेस्ट केसेस लिख ही लेते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली निगेटिव के बारे में भी ज्यादा सोच के टेस्ट केसेस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दोनों भी लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ चलो, आप अकेले ही उस टीम में टेस्टर हो तो आपको रिव्यू नहीं कोई करेगा, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन आपकी टीम बड़ी है, 2-4 टेस्टर है, उसमें 4-5 टेस्टर है, आपके साथ आपके सीनियर मेंबर है, जूनियर मेंबर भी है, आपके पास प्लस स्क्रम मास्टर रहता है, प्रोडक्ट ओनर रहता है, क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट भी है। तो हर जगह पे आपके टेस्ट केसेस रिव्यू किए जा सकते हैं। सिंपल फैक्टर है। तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट केसेस लिखने नहीं पड़ते, यहाँ पे निगेटिव टेस्ट केसेस भी लिखने पड़े। तो वो पॉजिटिव टेस्ट केसेस कैसे रहेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, निगेटिव टेस्ट केसेस कैसे रहेंगे वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की जो 3rd एंड 4th फेज, टेस्ट केस सिनेरियो एंड टेस्ट केस डिजाइन, इसमें ये 4 ही सेंटेंसेस बताने। कौन से? कि पहला सिनेरियो मींस व्हाट टू टेस्ट, डिजाइन इज नथिंग बट हाउ टू टेस्ट, then one scenario consists of multiple test cases and while writing the test cases tester will focus on positive as well as negative test cases. इतने ही 4 सेंटेंसेस बताने हैं कि आप लोगों को 3rd एंड 4th फेज के लिए। दैट्स इट। बाकी कुछ एक्स्ट्रा की बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि लाइफ साइकिल बता रहे हमें हर एक पॉइंट को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये पार्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। इसके ऊपर किसी को डाउट? सुयोग। सर एक जनरल क्वेश्चन था कि अगर कुछ सिनेरियो मिला तो उसमें टेस्ट केसेस हम करते हैं, मतलब डिजाइन भी और उस पे काम भी हम करते हैं, पर ऐसा भी होता रहेगा ना कि बाबा इसके टेस्ट केसेस खत्म ही नहीं हो रहे, मतलब एक ऐसे सिनेरियो नहीं बड़ा होता। मिला और बड़े सिनेरियो बहुत को भी सारे डिवाइड किया जाता है फिर छोटे पार्ट। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि इसके टेस्ट केसेस हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा बड़ा सिनेरियो मतलब वो बड़ी फंक्शनलिटी, तो उस बड़े फंक्शनलिटी को भी और छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसके अलग अलग यूजर स्टोरीज क्रिएट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड रहता है ना स्टूडेंट का, तो ऐसे थोड़े हम लोग बड़े सिनेरियो ले सकते हैं। ओके। और ऐसा भी हो सकता रहेगा ना, अगर एक यूजर स्टोरी मिला है, उन्होंने 2 सिनेरियो दिए और तीसरा भी हो सकता है, तो वो हमको करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, सिंपल थिंग है, 3 सिनेरियो में आते हैं। अगर कोई एक यूजर स्टोरी आपको असाइन की जाती है, ठीक है, स्पेसिफिक, एंड उसमें छोटे छोटे अगर मल्टीपल सिनेरियो है तो भी कोई दिक्कत नहीं ना। हमारे पास 1 दिन का छोड़ के 2 दिन का टाइम मिल सकता है हमें, क्या फर्क नहीं पड़ता है? मतलब मैं ये बोल रहा था कि 2 सिनेरियो उन्होंने दिया हम लोगों को और एक हमने ढूंढा है, तो उसके ऊपर भी करना है काम हाँ या करना ही पड़ेगा, हम लोग उसके ऊपर क्लैरिटी लेते हैं ना। सिंपल थिंग है, अच्छा, प्रोडक्ट ओनर ओके रहता है ना, हम उसके साथ कनेक्ट करके ऐसी सारी चीजें पूछ लेते हैं। ओके ओके। क्योंकि जैसे वो डेवलपर ने एडिशनल फीचर डाला तो वो गार्बेज में चला गया, तो ऐसा हमारे इसमें नहीं होता ना।
नहीं, हमारे इसमें एडिशनल कुछ नहीं रहता, हमारे इसमें रिक्वायरमेंट में ही सारी चीजें क्लियर रहती है। ऐसा सिनेरियो नहीं आएगा कि वो जो वहां पे मेंशन नहीं किया है और हमें मिला है। मोस्टली तो ऐसा नहीं आता कभी भी, क्योंकि रिक्वायरमेंट में हर एक चीज सॉर्टेड रहती है, बेसिक से बेसिक एकदम। ओके। अनिकेत। सर टेस्ट केसेस और टेस्ट केस डाटा में डिफरेंस क्या है? यस, है ना डिफरेंस, वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन एक बेसिक लेवल पे बता देता हूँ। टेस्ट केसेस मतलब क्या है? स्टेप्स। सिंपल थिंग है, जो फंक्शनलिटी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं उसको, मतलब पेन को टेस्ट करने के लिए तुम लोग टेस्ट केसेस कैसे लिखोगे? पेन का कलर आएगा, देन साइज आएगा, शेप आएगा, देन उसके और कुछ फीचर्स रहेंगे, वो सारी चीजें आप लोग, ये क्या हो जाता है स्पेसिफिक उसके स्टेप्स, आप लोग ये टेस्ट केसेस को कंसिडर करते हो। लेकिन कहीं पे अगर आप फंक्शनलिटी टेस्ट कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो, या तो कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो, उसके लिए देखो एक नॉर्मल आपका लॉगिन पेज, वहां पे आपको क्या जरूरत पड़ती है? यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे जरूरत क्या पड़ती है? पासवर्ड, देन सबमिट बटन है आप लोगों का। नेक्स्ट पेज पे जाओ तो भी कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ चीजों पे कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको डेटा इंसर्ट करना पड़ता है। तो ये जो एक यूजर नेम रहेगा, ये जो एक पासवर्ड है, तो ये क्या है? उसका टेस्ट केस डेटा है। उस टेस्ट केस को टेस्ट करने के लिए आपने कुछ तो इनपुट डेटा यूज किया, तो उसको बोला जाता है टेस्ट केस डेटा। डेटा की जरूरत पड़ती है हमें इनपुट की, तो हर टाइम पे इनपुट हमें क्लाइंट प्रोवाइड ही करेगा ऐसा नहीं, कभी कभी हमें जनरेट करना पड़ सकता है। तो अगर मैंने बोल दिया आपको कि आपको 200 यूजर नेम एंड पासवर्ड टेस्ट करने, ठीक है, 200 यूजर नेम एंड पासवर्ड टेस्ट करने, लेकिन आपको प्रोवाइड किए हैं क्लाइंट की तरफ से 100, तो मुझे और 100 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे, एंड देन वो यूजर नेम एंड पासवर्ड टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो वो जो 100 एंड ये प्लस ए एक्स्ट्रा 100, ये जो 200 यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेंगे, वो रहेंगे आपका टेस्ट डेटा। जो इनपुट बोल के हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, कुछ इमेजेस अपलोड कर लेते हैं हम लोग, कुछ वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या रहती है? टेस्ट डेटा रहता है। टेस्टिंग करने के लिए कुछ तो डेटा या तो इनपुट की जरूरत है, उसको बोला जाता है, बाकी किसी को भी। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। और किसी कोई डाउट है? नो? ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ फेज कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे बताया जाए वैसे ही एक्सप्लेन करना, इसको एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं, ओन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता देना। तो टेस्ट केस सिनेरियो, टेस्ट केस डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट भी बाकी ऊपर के 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। जो कुछ टेस्ट केसेस आप लिखोगे, मतलब स्टेप्स, थेरोटिकली जो कुछ लिखोगे, कि थेरोटिकली आप क्या लिख लेते हो, फॉर एग्जांपल पेन के लिए टू वेरीफाई, एक टेस्ट केस का फॉर्मेट रहता है, पहले एक बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। कलर ऑफ पेन इज मैचिंग विथ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। क्या लिखा है मैंने? टू वेरीफाई कलर ऑफ पेन इज मैचिंग विथ रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट में दिया है फॉर एग्जांपल कलर, पेन का कलर बोल रहा हूँ मैं, इंक का कलर नहीं। तो ये दिया है ब्लैक कलर का पेन, और इंक की साइज रहेगी तो वो अलग कंसिडर करते हैं, वो रहेंगी आपकी इंक का कलर ब्लू। तो ये दोनों अलग पार्ट है, तो इसकी टेस्ट केसेस अलग आएंगे। हमारा सिर्फ अभी पेन का चल रहा है। तो पेन का क्या रिक्वायरमेंट दिया है कि सिंपली ब्लैक कलर में हमारा पेन होना चाहिए। ये टेस्ट केसेस मैंने लिख ली, तो आपको उसका एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए अलग से कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? नो, मैं सिंपली पेन को उठा के देख लूंगा कि उसका कलर ब्लैक है या नहीं, तो ये टेस्ट केस मेरी एग्जीक्यूट हो गई। सिंपल थिंग है। आप लोगों को सॉफ्टवेयर में भी ऐसी चीजें रहती है कि आप लोग जो थेरोटिकली पार्ट एज अ टेस्ट केसेस लिखते हो, वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना होता है, उसको बोला जाता है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। कितना सिंपल सा फैक्टर है, जो थेरोटिकली लिखा है वही प्रैक्टिकली करके देखना है, उसको बोलते करके देखना है। तो सिंपली आप लोगों ने थेरोटिकली जो चीजें लिखी रहती है, यहाँ पे देखो, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट देम। जो टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करने। तो टेस्ट केस एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट टेस्टिंग। सिंपल क्या करना है हमें? स्पेसिफिक टेस्टिंग करनी।
तो टेस्टिंग करते समय आप लोगों को मिलते हैं डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट मिलने के बाद की आपकी प्रोसेस क्या रहेगी? log a defect. log to log a Log. defect. रीटेस्टिंग की कंसेप्ट पढ़े हैं ना? Yes, Yes, sir. retesting. भूल गए क्या? पहले सबसे पहले हमें कंफर्म करना पड़ता है कि वो डिफेक्ट वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? Retesting. रीटेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा। तो रीटेस्टिंग आप लोग फॉलो करोगे, देन आपको डिफेक्ट हो जाएगा कंफर्म, एंड वो कंफर्म होने के बाद आप लोग वो डेवलपर को असाइन करोगे। डेवलपर उसको रिजॉल्व करेगा। रिजॉल्व करेगा एंड देन टेस्टर को भेज देगा। तो सिंपली टेस्टर के पास आने के बाद टेस्टर का काम क्या रहता है? अगेन Test करना. Retesting. सिंपल है, अगेन सेम प्रोसेस, रीटेस्टिंग, दैट्स इट। तो वही यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखा है कि जब सिनेरियो हो जाता है एंड टेस्ट केस डिजाइन हो जाती है, तब हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। सो एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट टेस्टिंग। हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब हम लोग वो टेस्टिंग करते हैं तब हमें क्या मिलते हैं? डिफेक्ट मिलते हैं। सिंपल थिंग कि हम लोग जब टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करते समय कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेंगे। यूआई डिफेक्ट रहेंगे, एपीआई डिफेक्ट रह सकते हैं, बैकएंड के डेटाबेस के डिफेक्ट हो सकते हैं, एनी डिफेक्ट, कोई भी चीज जो रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हो रही है वो हमारे लिए डिफेक्ट। मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट अगर मैच नहीं होता है तो वो हो जाता है आपका डिफेक्ट। कुछ तो एक्सपेक्टेड उन्होंने रिक्वायरमेंट में दिया है कि आउटपुट ऐसे आना चाहिए, एक्चुअल में एप्लीकेशन में कुछ अलग ही दिख रहा है, हो गया डिफेक्ट। उसको कंफर्म करो रीटेस्टिंग करके, डेवलपर को भेज दो, दैट्स इट। देन we will assign that defect to the developer. After solving that defect by developer, send to us for the corrected system. वो corrected system हमें भेज देगा and we have to do the retest. इतने सा ही सिंपल सी प्रोसेस है टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। तो आपको इतना ही याद रखना है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट टेस्टिंग। टेस्टिंग करने हैं हमें जो टेस्ट केसेस हमने थ्योरेटिकली लिखे हैं उसके प्रैक्टिकली। थ्योरी हम लोगों ने पहले लिखी रहती है टेस्ट केसेस में, उसके प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एंड एग्जीक्यूशन में ही हमें डिफेक्ट मिलते हैं तो रीटेस्टिंग के कंसेप्ट फॉलो करते हैं, डेवलपर को भेज देते हैं, डेवलपर उसको रिजॉल्व करेगा एंड देन अगेन हमारे पास वो करेक्टेड सिस्टम आएगी, हम लोग उसको चेक करके क्लोज कर देते। तो ये है 5th स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन। ये पार्ट समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. किसी कोई डाउट इसमें? नो? ओके। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा, ऐसा मत सोचना कि 4 लोग यस सर बोल रहे एंड मुझे डाउट है तो मैं पूछ नहीं सकता। नो, हर एक पर्सन को वो डाउट पूछने का हक है यहाँ पे। तो अगर किसी को कुछ पार्ट समझ में नहीं आता, प्लीज हैंड रेज करके अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछना, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल हर एक इंटरव्यू में पूछी जाने वाली। डिफेक्ट लाइफ साइकिल आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी हर एक इंटरव्यू में पूछी जाएगी। अजाइल मेथोडोलॉजी हर एक इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो कहीं पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज ऐसे मत रहना कि मैं डाउट कैसे पूछूं अनम्यूट करके, बाद में देखता हूँ, बाद में पढ़ता हूँ, तब समझ में आएगा। गलतियां मत करो बिल्कुल, ठीक है? तो ये 5th स्टेज हमारी कंप्लीट हो चुकी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या है रिग्रेशन की डेफिनेशन। This is a process where we have to check the newly added functionality or newly corrected functionality working properly or not. And also we have to check the impact of old module due to the new module. It is the process of checking newly added functionality or newly corrected functionality working properly or not and impact on other working models. जो कुछ न्यू ऐड हुआ है उसका इम्पैक्ट अदर वर्किंग मॉडल्स के ऊपर हुआ है या नहीं, इतना ही हमें चेक करना होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये जो 6th स्टेज है आप लोगों की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बतानी है एंड आप लोगों को इतना ही बताना है कि इफ यू हैव टू चेक द impact then we will execute only high priority test cases of
अदर फंक्शनलिटी और अदर मॉडल्स। ये दो ही पॉइंट आप लोग यहाँ पे बताओगे। क्या बताओगे? पहले रहेगी आप लोगों की डेफिनेशन, एंड सेकेंड वन हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। किसके हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस? अदर वर्किंग मॉडल्स। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने रिग्रेशन के टाइम पे? सर नो? Yes, yes, sir. ठीक है, तो रिग्रेशन टेस्टिंग की सिर्फ डेफिनेशन बता देना एंड ये चेक बता देना सेकंड लाइन में कि सिंपली वी हैव टू चेक द इम्पैक्ट ऑन अदर वर्किंग मॉडल, सो वी विल एग्जीक्यूट ओनली हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस। दैट्स इट। यही आप लोगों को बताना है फॉर द 6 स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो टेस्टिंग लाइफ साइकिल की 6 स्टेज है रिग्रेशन टेस्टिंग। ऑलरेडी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी है, यहाँ पे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन एंड हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस, दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट है टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। ये दो ही पॉइंट बाकी है, टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। तो अभी समरी रिपोर्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते थे हम लोग। मैंने क्या बताया? रहते थे हम लोग। लेकिन आजकल के लाइक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तब उसके लिए यूज किए जाते हैं। मतलब हम लोग सारी चीजें फॉलो करते हैं टूल्स में। टूल्स कौन से पता है आप लोगों को? Jira, Jira, HPLM, Video HPLM, Board, Jira, ADO Board. देन नेक्स्ट पार्ट रहेगा ओके, कुछ लोग ये यूज करते हैं टेस्ट और भी बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे मतलब बहुत सारे टूल्स। मार्केट में ट्रेंडिंग ये चलता है HPLM, जीरा, एडियो बोर्ड। अभी मार्केट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज में ये फॉलो किया जाता है। जीरा है, एडियो बोर्ड है, HPLM। बाकी ये टेस्ट मैंने 2-3 कंपनी में देखा है, मतलब यूज किया जाता है सिर्फ टेस्ट केसेस मेंटेन करने के लिए, डिफेक्ट लॉक करने के लिए, सारी चीजें वहीं पे रहती है, लेकिन रिक्वायरमेंट अलग टूल में मिलते हैं उनको। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज है वो 2 टूल भी यूज कर सकते हैं एट अ टाइम, या तो ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन मैंने यूज किया है, एडियो बोर्ड एंड टेस्टेल वाला। तो ये अलग अलग प्रोसेस फॉलो की जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक टूल कोई भी परफेक्ट पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी। अगर एक टूल आपको प्रॉपरली समझ में आता है, आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे टूल्स के बारे में आपको कोई पूछता नहीं। आपको सिंपली पूछा जाएगा कौन सा टूल्स यूज किया है आपने, या तो यूज करते हो टूल। आपने जीरा बता दिया, सफिशिएंट है। HPLM बता दिया, सफिशिएंट है। एडियो बोर्ड बता दिया, तो सफिशिएंट है। इसकी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा के टूल्स। इसमें सिर्फ टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, डिफेक्ट लॉक किए जाते हैं, रिपोर्ट जनरेट होते हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर HPLM यूज करते हो तो डिफेक्ट भी वहीं पे लॉक करते हैं, टेस्ट केसेस भी वहीं पे लॉक किए जाते हैं, सॉरी लिखे जाते हैं। देन आप लोगों के रिक्वायरमेंट भी वहीं पे मिलते हैं, देन आप लोगों के रिपोर्ट भी वहीं पे जनरेट होते हैं। तो HPLM में ऐसी चीज है, जीरा में भी सेम रहेगा, एडियो बोर्ड में भी सेम रहता है। हर एक चीज आप वहीं पे ही मेंटेन कर सकते हो, बाकी कुछ भी। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर ये 3 में से एक। तो रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं टेस्ट समरी रिपोर्ट। तो इस समरी रिपोर्ट में क्या रहता है? देखो डायग्राम कि वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू क्रिएट अ टेस्ट समरी रिपोर्ट। सिंपल थिंग है, आपको एक लाइन में बता सकते हो आप लोग। जैसे कि ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। फर्स्ट, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ये लिख के लेना, ठीक है, फॉर समरी रिपोर्ट।
कहीं पे स्पेल मिस्टेक हो जाती है तो अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समरी रिपोर्ट, बट nowadays companies are using different tools. Companies are using different tools for oil management. Requirement, defect log, etc. Companies are using different tools for all management like test kit design, requirements, defect logging, etc. So creating a report separately. सिंपल थिंग है, आपको क्या बताना है कि अभी के आजकल के दिनों में कंपनी डिफरेंट टूल्स यूज करती है और डिफेक्ट लॉगिंग, रिक्वायरमेंट लेने के लिए या तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट करने के लिए, टेस्ट केसेस लिखने के लिए। सो वहां पे और रिपोर्ट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टूल्स आर हेल्पफुल टू जनरेट reports on the basis of the requirement, test cases and defects. That's it. तो ये आप लोग बताओगे टेस्ट समरी रिपोर्ट में कि क्या बताना है कि हाँ हम लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बट अभी के दिन में क्या चलता है कि टूल्स यूज होते हैं फॉर ऑल थिंग्स, ऑल मैनेजमेंट, लाइक टेस्ट केसेस लिखना, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको टेस्ट केस को पास या तो फेल, जो वहां पे स्टेटस उसको मेंशन करना पड़ता है, जो डिफेक्ट मिला है वो लॉग वहीं पे करते, हर एक चीज वहीं पे मैनेज होती है टूल्स में। तो हमें अलग से सेपरेट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। टूल हेल्प करते हैं हमें वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, कौन सा भी रिपोर्ट हो, समरी रिपोर्ट हो या तो क्लोजर रिपोर्ट भी, सारे रिपोर्ट्स टूल्स में ऑटो जनरेट हो जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट केसेस, डिफेक्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। इसके ऊपर सारी चीजें मैनेज होती। बट एक्चुअली होता क्या है इस समरी रिपोर्ट में, एग्जैक्टली होता क्या है? तो हमें जो टेस्टर लोग रहते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, तो डेली हम लोगों ने कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं, उसमें से पास कितने हो चुके हैं, फेल कितने हो चुके हैं, नो रन में कितने हैं एंड डिफेक्ट कितने में, इसका सिर्फ एक स्टेटस देना है, बाकी कुछ भी नहीं। आज दिन भर में मैंने कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं, उसमें से एग्जीक्यूट होने के बाद, एग्जीक्यूशन करने के बाद पास कितने हो गए, फेल कितने हो गए, ये यहाँ पे लिखना पड़ता है। देन नो रन, नो रन मतलब मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, उसको रन ही नहीं किया, तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड डिफेक्ट कितने मिले हैं वो आप लोगों को वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये रहता है एक टेस्ट समरी रिपोर्ट। तो वो डेली बेसिस के ऊपर भी क्रिएट किया जा सकता है, वीकली बेसिस के ऊपर भी क्रिएट किया जा सकता है, या तो मंथली बेसिस के ऊपर भी क्रिएट किया जा सकता है। अच्छी तरह से देखो, ये आपका रिपोर्ट है, तो आपकी टीम में कंसिडर कर लो कि 4 टेस्टर है, ठीक है, आपकी टीम में कितने टेस्टर है, 4 टेस्टर है। तो एक टेस्टर का एक रिपोर्ट बनेगा, दूसरे टेस्टर का दूसरा रिपोर्ट वो अलग से बनेगा, तीसरे का तीसरा अलग से बनेगा, फोर्थ वन उसका अलग से बनेगा। तो उसमें क्या करेगा, वो आज के दिन का रिपोर्ट बना रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो उसने कितने टेस्ट केसेस पास हो गए, कितने फेल हो गए, कितने नो रन है एंड कितने डिफेक्ट है, ये सारी चीजें उसके रिपोर्ट में रहेगी। सेम पास फेल नो रन डिफेक्ट, पास फेल नो रन डिफेक्ट एंड पास फेल
नो रन, डिफेक्ट। हर एक का रिपोर्ट, 4 टेस्टर, टेस्टर 1, टेस्टर 2, टेस्टर 3, टेस्टर 4, इसके अलग अलग रिपोर्ट आएंगे। तो टेस्ट समरी रिपोर्ट अपने अपने अलग अलग टेस्टर का अलग रहता है, ओन रिपोर्ट रहेगा, मैंने कितना काम किया है उसका रिपोर्ट। तो ये समरी रिपोर्ट में आएगा। तो फिर ये डेली बेसिस पे निकाल सकता है मैं, या तो मैं वीक में एक ही बार रिपोर्ट निकालूंगा, पूरे वीक में मैंने कितना टेस्ट केसेस लिखा है, कितने एग्जीक्यूट हो गए, कितने पास फेल एक्सेट्रा थिंग्स, उसका रिपोर्ट मैं वीकली निकाल सकता हूँ, या तो मैं मंथली भी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर आप मैन्युअली जैसे कि विदाउट टूल ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो डेली बेसिस पे ही फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज सिंपली क्या होता है, अगर मैं वीकली निकालने जाता हूँ या तो मंथली, तो अगर एक एक टेस्ट केसेस मुझे ढूंढनी पड़ेगी एक्सेल शीट में, उसका रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा, तो रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे 8 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 1 महीने का रिपोर्ट बनाने के। तो बेस्ट ऑप्शन है, जब आपके पास कोई टूल नहीं है तब आप डेली हर एक चीज का ट्रैक रखोगे। बट if you are having that tool like AdioBoard, HPLM, Jira, etc., then there is a no need to focus on that report. If you are putting all inputs in that specific tool, then tool will help you to generate a report automatically on the basis of that inputs only. How many test cases you have executed, how many test cases you have drafted, then failed test cases, then defect, etc. You will get all report within a single click, within some seconds. On a single click, within some seconds. That's it. So that's why companies are using different tools for the test case management, all report management, all project management, nothing else. That tool will help you to generate reports automatically, and also it will useful to save our most of the time in the execution. टूल आपको यूज करता होता है रिपोर्ट जनरेट के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए, टेस्ट केसेस लिखने के लिए, डिफेक्ट लॉक करने के लिए। मल्टीपल चीजें अगर एक ही चीज में होती है तो आपका टाइम सेव हो जाता है, एंड वही टाइम आप लोग यूज कर सकते हो टेस्टिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, उस टेस्ट केसेस का एग्जीक्यूशन करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। इसलिए टूल्स बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। आपका काम कम टाइम में हो रहा है तो आप लोग जितना टाइम बच सकता है उतना ज्यादा आप लोग क्वालिटी के ऊपर डालो, उस एप्लीकेशन के टेस्टिंग के ऊपर डालो। तो इसीलिए ये टेस्ट समरी रिपोर्ट पहले मैन्युअली, मतलब एक्सेल शीट में सारी चीजें मेंशन की जाती थी, रिपोर्ट वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में सारी चीजें मेंटेन की जाती थी, उसमें टाइम चला जाता है। दिन भर मैंने कितना काम किया उसका अलग सा 1 घंटा उसके ऊपर स्पेंड करो, एंड वहां पे वो सारी चीजें मेंटेन। अभी जरूरत नहीं है, टूल्स है तो टूल्स में ये सारी चीजें मैनेज होती है। तो ये जो टेस्ट समरी रिपोर्ट है, इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि हाँ हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। उसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ अपना डेली स्टेटस, मतलब स्टेटस मतलब वो स्क्रम कॉल वाला नहीं, अपने अपने तरीके से अपना एक रिपोर्ट बनाना है कि आज दिन भर में मैंने कितने टेस्ट केसेस लिखे हैं, पास कितने किए, फेल कितने हुए, नो रन में कितने हैं। नो रन वाला सिनेरियो तो स्किप ही हो जाता है, ठीक है, आजकल के इसमें नो रन वाला चलता ही नहीं है, लेकिन डिफेक्ट कितने मिले हैं वो देखा जाता है। तो डिफेक्ट 1 मिला है, 2 मिले हैं, तो वो डिफेक्ट हमें वो सारी चीजें मेंशन करनी। तो ये रहता है टेस्ट समरी रिपोर्ट, वो टेस्टर खुद का अलग अलग बनाते हैं। अभी ये टेस्टर खुद का अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं, लेकिन जब वो अलग अलग रिपोर्ट बनाएंगे तब सब लोग किसको भेज देते हैं, उसके टीम लीडर या तो स्क्रम मास्टर को। टीम लीडर कंसिडर कर लो या तो स्क्रम मास्टर कंसिडर कर लो। इस पर्सन के पास इन सारे लोगों के अलग अलग रिपोर्ट आएंगे। कंसिडर कर लो इस टीम लीडर के आ गए, टीम लीडर के पास सब लोगों के रिपोर्ट आ गए, लेकिन उसको एक कंबाइंड रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, और वो कंबाइंड रिपोर्ट बना के उसको भेजना पड़ता है स्क्रम मास्टर को, ठीक है। अगर यहाँ पे टीम लीडर नाम की कंसेप्ट नहीं है तो पहले ही यहाँ पे स्क्रम मास्टर आएगा, एंड यहाँ पे आपका आएगा प्रोडक्ट ओनर। ये कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपके ऊपर की जो सीनियर अथॉरिटी रहेगी वो आपके रिपोर्ट कलेक्ट करेगी, एंड वो रिपोर्ट जाएंगे उसके सीनियर अथॉरिटी को। तो टीम लीडर है तो स्क्रम मास्टर को भेजेगा, स्क्रम मास्टर है तो प्रोडक्ट ओनर को भेजेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। तो अभी ये जो रिपोर्ट बना है, ठीक है, ये अलग अलग सब लोगों की रिपोर्ट है, वो यहाँ पे आएंगे, एंड ये पर्सन बनाएगा
स्पेसिफिक वो टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। तो इस टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट में क्या है, देखो यहाँ पे टोटल सब लोगों के मिलके कितने टेस्ट केसेस है, उसमें सब लोगों के पास कितने हो चुके हैं, कितने फेल हो चुके हैं, नो रन में कितने डाले हैं, एंड डिफेक्ट सब लोगों के मिला के कितने हो चुके हैं। ये एक कंबाइंड रिपोर्ट है, मतलब यहाँ पे 1 नंबर का रिपोर्ट, 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर, ये सारे मिलके एक ही रिपोर्ट बनाएगा, जहाँ पे उस रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने लिखे गए हैं चारों लोगों ने मिलके, उसमें से पास कितने हो गए, फेल कितने हो गए, उसमें डिफेक्ट कितने मिले हैं, एंड नो रन में कितने डाले। एक कंबाइंड रिपोर्ट रहेगा, उसको बोला जाता है टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। एंड वो रिपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे भेजा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, या तो उसकी सीनियर अथॉरिटी जो रहेगी उसको। दैट्स इट। तो सिंपल सी फैक्टर है टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट एंड टेस्ट समरी रिपोर्ट। पहले समरी रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम है, एंड हम लोगों ने अपना समरी रिपोर्ट टीम लीडर को या तो जिसको है जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको भेज दिया, तो वो एक टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट बनाता है ऑल प्रोसेस का, मतलब सब लोगों का मिलके एक कंबाइंड रिपोर्ट। दैट्स इट। इतने ही लास्ट के 2 स्टेप्स है, टेस्ट समरी रिपोर्ट एंड टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। दोनों भी रिपोर्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी कोई डाउट है लास्ट 2 स्टेजेस में? नो सर। ओके, गुड। तो यहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल की पूरी फेजेस कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि पहली फेज, अभी बताइए फर्स्ट फेज कौन सी थी? Test initiation. टेस्ट इनिशिएशन टेस्टिंग। सेकंड वन टेस्ट प्लान, Test plan. टेस्ट प्लान, टेस्ट प्लान। थर्ड Test case scenario. टेस्ट केस, टेस्ट केस Scenario. सिनेरियो। टेस्ट डिजाइन, Test case. डिजाइन। फिफ्थ Test case execution. रिग्रेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट समरी रिपोर्ट, टेस्ट टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर। That's it. तो ये थे आप लोगों के स्टेजेस ऑफ एसटीएलसी। सीक्वेंस के हिसाब से ही चलना है, ऐसा नहीं है कि फेजेस को चेंज करना है। यहाँ पे फेजेस चेंज नहीं होंगे, सीक्वेंस के हिसाब से ही चलो। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, टेस्टिंग की प्रोसेस हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड खत्म कहाँ पे करेंगे। तो टेस्ट इनिशिएशन टेस्टिंग ये हमारी फर्स्ट स्टेज रहेगी, एंड लास्ट रहेगा हमारा टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। तो कहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं मोस्टली? टेस्ट के सिनेरियो, टेस्ट के डिजाइन, एग्जीक्यूशन एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। रिपोर्ट में ज्यादा हमारी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, लेकिन अभी के दिन में हमें वहां पे इन्वॉल्वमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये थी आप लोगों की ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल।